अध्याय 1031 फीनिक्स देव पर्वत। आभासी समुदाय में उनकी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि किन जुनहाओ का एक आत्मा के साथ अनुबंध था। वह उस आश्रय से भाग गया था जहां उसे रखा गया था, इसलिए उस अभयारण्य में लौटने पर उसकी दर्दनाक मौत हो सकती थी। जब हान सेन उनसे मिलने वहां गया तो उसने लिन वेईवेई, लिन हे, चेनहू और झाओ शिन को एक लंबे युवक के बगल में खड़े देखा। लिन वेईवेई ने इस व्यक्ति का उनसे परिचय कराया और किन जुनहाओ ने हान सेन को संबंधित मामलों के बारे में बताना शुरू किया। मुझे और भाई साथ को लगा कि शायद तुम्हें राज आत्मा के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। हालांकि जब मुझे पता चला कि तुम एक महाप्राण प्राणी को मारने में कामयाब हो गए हो तो मुझे डर है कि शायद हम ज्यादा ही चिंतित हो गए होंगे। किन जुनहाओ ने आह भरी। नहीं, यह महत्वपूर्ण जानकारी है। मुझे ये जानकर खुशी हुई, और हालांकि हम सुपर प्राणियों और राज आत्माओं के बारे में जानते थे, हमें यह नहीं पता था कि आसपास कोई राज आत्मा भी है। अगर आपने हमें सूचित करने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती तो शायद हम पकड़े जाते, हान सेन ने प्रशंसापूर्वक कहा। किन जुनहाओ ने तब कहा, आपका स्वागत है। अगर आपके पास भागने के लिए कोई जगह है तो बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं, वरना यहीं रहें और कभी भी अभयारण्य में वापस न आएं। हान सेन ने पूछा, भाई किन, पवित्र तलवार सम्राट के अलावा क्या इस क्षेत्र में कोई अन्य राजा आत्माएं या सुपर प्राणी है जिनके बारे में जानना हमारे लिए अच्छा होगा? किन जुनहाओ ने तुरंत उत्तर दिया, और कोई राजा आत्माएं नहीं हैं, लेकिन सुपर जीव, हाँ, दो हैं। एक पवित्र तलवार सम्राट का है जो आपसी सम्मान के जरिए उसे मिला है, जो उसने एक बार सुपर जीव की जान बचाकर अर्जित किया था। दूसरा सुपर जीव अनुबंध के तहत है। जब हान सेन ने सुना कि वहां दो सुपर जीव हैं तो वह निराश हो गया। अगर पवित्र तलवार सम्राट किसी सुदूर रेगिस्तान की यात्रा पर होता तो उसे उसका आत्मा पत्थर आसानी से मिल जाता, लेकिन जब उसे खबर मिली कि वहां अभी भी दो महाप्राण प्राणी हैं जो आश्रय की रखवाली कर रहे हैं तो उसे शक हुआ कि वह ऐसा कर पाएगा। इसके अलावा अगर वहां सुपर जीव थे तो बाकी आश्रय स्थल पवित्र रक्त और शाही आत्माओं से भरा होना चाहिए था। हान सेन अपने वर्तमान स्तर पर उन सभी को नहीं मार सकता था। वह अपना सुपर किंग स्पिरिट मोड चालू कर सकता था, लेकिन पूरी विजय पूरी करने के लिए उसके पास 1 घंटा ही होता। अगर वह स्पिरिट स्टोन पाने के लिए अंदर भागने का जोखिम भी उठाता तो अगर वह छिपा होता तो उसके पास वहां दुश्मनों को खत्म करने और फिर खोज शुरू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। इसके बाद उसका शरीर भी लगभग अपंग हो जाता। भाई किन, क्या आप मुझे फीनिक्स रेगिस्तान और गॉड माउंटेन के बारे में बता सकते हैं? हान सेन को राजा आत्मा को मारने का विचार आया, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी थी। हाँ, मैं तुम्हें वह सब बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। इसके बाद किन जुनहाओ ने हान सेन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। फीनिक्स रेगिस्तान अब जीवों का राज्य था, लेकिन 1 लाख साल पहले एक सम्राट आत्मा इस क्षेत्र पर शासन करती थी। इस आत्मा का नाम फीनिक्स था और वह तीसरे भगवान के अभयारण्य में मौजूद सबसे शक्तिशाली आत्मा थी। लेकिन फिर वह चौथे देवता के अभयारण्य में चला गया, बिना किसी उत्तराधिकारी को पीछे छोड़े। समय के साथ फीनिक्स का आश्रय स्थल गॉड माउंटेन के नाम से जाना जाने लगा। कई योद्धाओं ने भगवान पर्वत और उसमें मौजूद खजाने की खोज में उन भीषण रेगिस्तानों को पार किया, लेकिन ऐसी खोजों से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। दरअसल ज्यादातर लोगों को तो गॉड माउंटेन नाम का वो प्रसिद्ध स्थान भी नहीं मिला। पवित्र तलवार आश्रय फीनिक्स रेगिस्तान के काफी करीब था, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी पवित्र तलवार सम्राट भी गॉड माउंटेन का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाया था। जब भाई सात ने तीसरे भगवान के अभयारण्य में प्रवेश किया तो वह पवित्र तलवार आश्रय में पैदा हुआ। पवित्र तलवार सम्राट ने अभी अभी एक लड़ाई हारी थी और अपने बुरे मूड में उसने खुद को बेहतर महसूस कराने के व्यर्थ प्रयास में भाई सात को मारने की योजना बनाई। लेकिन भाई सात आत्मा को यह साबित करने में कामयाब रहा कि वह काम आएगा। बख्शे जाने के बाद उसने उसकी सेवा में अथक परिश्रम किया। आखिरकार उसने पवित्र तलवार सम्राट को वह सटीक स्थान खोजने में मदद की जहां ईश्वर पर्वत पाया जा सकता था। भाई सात अच्छे थे, उन्होंने वो किया जो कोई राजा आत्मा नहीं कर सकती, चेनहू ने कहा। सभी ने यही सोचा। किन जुनहाओ ने कहा, वह कोई महान योद्धा नहीं है, उसकी मानसिक दृढ़ता ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वह बुद्धिमान है, वह एक भूगोलवेत्ता है जो संयोग से फेंगशुई की कलाओं में पारंगत है। हालांकि वह कुछ हद तक योग्य साबित हुआ, फिर भी वह एक राज आत्मा की सहायता करने में हिचकिचा रहा था। इसलिए हालांकि उसने उसे देव पर्वत का पता लगाने में मदद की, उसने ये सुनिश्चित किया कि इसमें बहुत समय लगे। भाई सेवन एक अच्छे इंसान हैं, हान सेन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन फिर भी ये सब व्यर्थ था, किन जुनहाओ ने कहना जारी रखा। पवित्र तलवार सम्राट को एक जीनो वस्तु मिली। इस वस्तु की मदद से वह देव पर्वत का प्रवेश द्वार खोज सका। वह भाई सात को अपने साथ ले गया है, लेकिन भाई सात ने कहा है कि वह आत्मा को एक निश्चित खजाना पाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। किन जुनहाओ ने आह भरी और पश्चाताप से कहा, भाई सात बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं।
उन्हें इस तरह मरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मैं अभी भी सिर्फ उनकी वजह से सांस ले रहा हूँ, अगर वे न होते तो मैं बरसों पहले ही मर गया होता। उन्होंने ही मुझे यहाँ आने और आपको ये सब बताने के लिए कहा था। आपने कहा था कि उसने एक नक्शा छोड़ा है जो बताएगा कि पहाड़ कहाँ है। हान सेन ने पूछा। हाँ, किन जुनहाओ ने उत्तर दिया। क्या मुझे एक प्रति मिल सकती है? हान सेन ने पूछा। जरूर, लेकिन तुम इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? किन जुनहाओ ने सोचा। मैं फीनिक्स गॉड माउंटेन जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ मैं भाई साथ की मदद के लिए कुछ कर सकूं, हान सेन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। किन जुनहाओ सदमे में था और उसने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते, वह जगह बहुत खतरनाक है और पवित्र तलवार सम्राट सबसे शक्तिशाली और बलवान है। और भाई साथ के अनुबंध के साथ तुम उसे बचा नहीं सकते। अगर चाहत है तो राह भी है। हान सेन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया कि वह क्या करने की सोच रहा था। किसी भी चीज से ज्यादा उसे अभी बस वह नक्शा चाहिए था। हान सेन हाथ में नक्शा लेकर रेगिस्तान में पहुंच गया। ये बहुत विस्तृत था और इसमें कई दिलचस्प बिंदु अंकित थे। उसकी सटीक स्थिति का पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सिल्वर फॉक्स की लगातार अनुपस्थिति के कारण हान सेन केवल बाव एयर के साथ वहां गया। हालांकि जैसा कि उसे बताया गया था, पवित्र तलवार सम्राट अकेले नहीं आया था। फिर भी अगर उसके साथ कोई महाप्राण प्राणी न हो तो हान सेन को लगा कि वह ठीक रहेगा। हान सेन को सबसे ज्यादा डर उस पहाड़ से था जिसकी ओर वह जा रहा था। आखिरकार वह पहाड़ कभी किसी सम्राट की आत्मा का था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचने पर उसे क्या मिलेगा या क्या मिलेगा। उस इलाके की भीषण गर्मी से बचने के लिए एक छतरी लेकर हान सेन सफर कर रहा था। बाओ एर, जो उसके दूसरे हाथ में थी, किसी पिल्ले की तरह जीभ बाहर निकाले हुए थी। ऐसा लग रहा था कि उसे भी मौसम से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन अचानक हान सेन एक टीले पर ठोकर खा गया जो मरे हुए बिच्छुओं के अवशेषों से अटा पड़ा था। वे कीचड़ से सने हुए और काफी बड़े थे। हर एक बिच्छू का आकार लगभग एक छोटी कार जितना था। कम से कम 300 तोपें बिखरी पड़ी थीं। उनके जख्मों को देखकर लगता था कि हर एक की मौत एक ही वार में हुई होगी। हान सेन ने अपना नक्शा फिर से देखा और उसे पता चला कि जिस जगह पर वह भी था वहां बहुत सारे बिच्छू होंगे। वह सही रास्ते पर था। लगता है पवित्र तलवार सम्राट इसी रास्ते से गुजरे थे। हान सेन ने जख्मों की फिर से जांच की, ये जानने के लिए कि क्या वह अंदाजा लगा सकता है कि उनकी मौत ठीक कब हुई थी। उसकी समझ से उन्हें मारे हुए एक दिन से ज्यादा नहीं हुआ था। वह करीब था। वे पवित्र रक्त वाले जीव थे, लेकिन हान सेन अपने साथ कोई भी नहीं लाया था। भाई साथ के अनुसार वे अखाद्य थे। ये बात सिर्फ बिच्छुओं पर ही लागू नहीं होती थी। दिलचस्प बात यह थी कि उस रेगिस्तान में रहने वाले लगभग हर राक्षस में अखाद्य होने का अजीब गुण था। जानवरों की आत्माओं के गिरने की दर भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां जाने पर उसे कोई आत्मा मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेशक यही तो उसे बताया गया था और यही नक्शे पर लिखा था। खुद एक छोटा सा टुकड़ा खाने की कोशिश करना ही वह पुष्टि कर सकता था कि यह सच है या नहीं। भाई साथ ने कहा, वहां 1000 राक्षसों को मारने के बाद वह केवल एक पशु आत्मा प्राप्त करने में सक्षम था। कम से कम वहां शवों को देखकर हान सेन को पता था कि वह सही दिशा में जा रहा है। 4 दिनों की यात्रा के बाद हान सेन ने खुद को लगभग गोल गोल घूमते हुए पाया। पहली नज़र में कोई भी यही मान सकता था कि भाई साथ की मानचित्रकारी क्षमताएं बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन यह वास्तव में एक अजीब रास्ता था जो उसे अपनाना पड़ा। लेकिन उन शवों को देखने के बाद हान सेन को विश्वास हो गया कि यदि वह नक्शे में बताए गए अजीब रास्ते पर चलता रहा तो अंततः उसे भगवान पर्वत तक ले जाया जाएगा। और वह गलत नहीं था। कुछ ही देर में एक पहाड़ नजर आया जिसकी चोटी धुंधले बादलों के ऊपर टिकी थी। वह बहुत ही अलग और अद्भुत नज़ारा था, लेकिन वह बस एक पल में काफ़ी पास से उसकी नज़रों में आ गया था। उसे ऐसे पहाड़ को बहुत दूर से ही देख पाना चाहिए था। मानो हवा से प्रकट होकर पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत अब सामने थी। उसने एक पल उसकी भव्यता को निहारा, लेकिन फिर सोचा कि आखिर उस सबसे ऊपरी शिखर पर क्या है जो नज़रों से ओझल था। हालांकि पहाड़ बहुत विशाल था, उसका आकार समझना मुश्किल था और उसकी लंबाई सैकड़ों मील रही होगी। ये हरे भरे पौधों की एक विशाल श्रृंखला से सजा हुआ था, लेकिन जिस धरती से यह बना था वह चमकते हुए तांबे की तरह थी जो दोपहर के सूरज में चमक रही थी। फीनिक्स शेल्टर को सील कर दिया गया था और वास्तव में किंवदंतियों की तरह एक पहाड़ बन गया था। ऐसी जगह के पास पहुंचने में कोई और सम्राट आत्मा भी लापरवाही नहीं बरतता। लेकिन अब उसके सामने जो काम था वह था उस जगह का प्रवेश द्वार ढूंढना, और इतनी बड़ी जगह के लिए यह आसान नहीं था। हान सेन ने अपने डोंगशुआन आभामंडल से आसपास के इलाके को देखा। उसे अपने आगे कोई इंसान या आत्मा नजर नहीं आई। हालांकि नक्शा यहीं खत्म हो गया। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि भाई सातवां खुद कभी आगे नहीं गया था। फिर भी हान सेन वहां पहुंच गया। उसे जल्द से जल्द उस जगह का प्रवेश द्वार ढूंढना था।
उड़ने की हिम्मत न होने के कारण हान सेन बस चलता रहा। पहाड़ ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला नहीं था, लेकिन ढलानें अभी भी चौड़ी थीं। पूरे दिन की यात्रा के बाद वह अभी भी उस जगह पर था जिसे तलहटी माना जा सकता था। उसने जो पौधे देखे थे वे चारों ओर थे। वे वहां बहुत सुंदर लग रहे थे और यह जानकर अच्छा लगा कि उनकी छतरियों के नीचे कोई दुष्ट प्राणी नहीं छिपा था। दरअसल वहां कोई जीव जंतु था ही नहीं। हान सेन चिंतित हो गया, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि पहाड़ का चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा, अगर प्रवेश द्वार का पता लगाने में इतना ही समय लगने वाला था। शायद मुझे पहले सीधे चोटी पर जाना चाहिए। हान सेन ने सीधे ऊपर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के लिए उसे सावधानीपूर्वक यात्रा करते हुए पूरा एक दिन लग गया। या ऐसा उसने शुरू में सोचा था, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसने आगे उससे भी ऊंचा शिखर देखा। उसने इस नए पहाड़ की चोटी पर चढ़ना जारी रखा, लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि चढ़ने के लिए एक और चोटी होगी। पहाड़ अंतहीन लग रहा था। हान सेन ने सोचा कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से नीचे देखेगा। अब तो बादल भी दूर नजर आ रहे थे। ये चोटी किसी आकाश महल की ओर तो नहीं जा रही है न? उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, हालांकि उन्हें पता था कि आश्रय स्थलों में आकाश महल नहीं होते। अचानक बाओ एर हान सेन की बाहों से छूटकर उछल पड़ी। वह एक दिशा में दौड़ती रही, अचानक तेजी से वहां पहुंच गई। बाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हान सेन ने भागते हुए बच्चे का पीछा करते हुए पुकारा। किसी चीज ने स्पष्ट रूप से उसका ध्यान और इच्छा को फंसा लिया था और वह इतनी तेजी से रेंगती हुई चली गई कि अंततः हान सेन की नजरों से ओझल हो गई। थोड़ी देर आसपास का नज़ारा लेने के बाद हान सेन ने उसे फिर से देख लिया। वह एक पेड़ पर चढ़ रही थी। अजीब बात है, वह सिर्फ एक चीड़ का पेड़ था, लेकिन उसकी शाखाओं से बाओ एर कूदकर फिर से गायब हो गया। बाओ, वहां तो केवल एक ही चीड़ का पेड़ था, तो वह अचानक कैसे गायब हो गई? पापा, जल्दी आओ, खजाना है। हान सेन ने उसकी आवाज़ सुनी, पर वह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ है। इसलिए वह उस तरफ चला गया जहां से आवाज़ आ रही थी। हान सेन देवदार के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन फिर भी बावा को नहीं देख सका। बावा, तुम कहाँ हो? हान सेन चिल्लाया। यहाँ। बाओ एर का सिर एक आध्यात्मिक दीवार के पीछे से बाहर निकला जिससे पेड़ टकराया था। सिर्फ उसका सिर देखकर पत्थर की दीवार जैसी दिखने वाली किसी चीज के बाहर से उसे देखते हुए वह कम से कम इतना तो हैरान रह गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी दीवार को छूने की कोशिश की जिससे बाओ एर का सिर निकला हुआ था, और उसे हैरानी हुई कि वह सीधे आर पार हो गया। यह एक भ्रम था। दीवार चट्टान की तरह मजबूत लग रही थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावे के लिए थी। वहां कोई भौतिक चीज नहीं थी। पिताजी, आइए, बाओ एर ने कहा। हान सेन ने अपना पूरा शरीर अंदर खींचा और जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वह एक बड़ी गुफा में था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वह चीड़ का पेड़ दिखाई दिया जिस पर वह चढ़ा था और बाकी का वातावरण। यह एक तरह का एक तरफा दर्पण था। हालांकि गुफा कुछ खास नहीं लग रही थी, इसलिए वहां क्या छिपा होगा ये तुरंत पता नहीं चल पाया। वहां ढेर सारे स्टेलेक्टाइट थे, लेकिन सजावट के नाम पर बस इतना ही था। बाओ एक चट्टान पर बैठा बैंगनी मशरूम कुतर रहा था। हान सेन ने देखा कि जिस चट्टान पर वह बैठी थी उसके पास ऐसे कई अन्य मशरूम थे और उसे लगा कि वे स्वादिष्ट लग रहे थे। लेकिन वह जानता था कि मशरूम जितना रंगीन होगा उतना ही जहरीला भी हो सकता है। एलायंस की दुनिया में वह उसे खाने की हिम्मत नहीं करता। बाओ एर को खुशी खुशी खाते देखकर उसे एहसास हुआ कि ये सब बुरे नहीं हो सकते। इसलिए उसने एक कोशिश करने का फैसला किया। उसने एक उठाया और उसके गीले ढक्कन में दांत गड़ा दिए। फिर उसे पूरा खा गया। उसे तुरंत ठंडक का एहसास हुआ, मानो उसके शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई हो। पवित्र जेनो पॉइंट जोड़ 1। ये जानकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे पता चला कि वहाँ के मशरूम उसे पवित्र रक्त के जीनो पॉइंट दिला सकते हैं। वह और बाओ एर कुछ देर वहीं रुके और मजे से जितने मशरूम खा सकते थे खाते रहे। हान सेन के लिए बार बार घोषणाएं होती रहीं, लेकिन 5वां मशरूम खाने के बाद घोषणाएं बंद हो गईं। वह उनसे और कोई पवित्र जीनो पॉइंट नहीं पा सका। बाओ एर जितना हो सके उतना खाना जारी रखती रही। थोड़ी देर बाद वह वापस बैठ गई और डकार लेने लगी। उसका भी पेट भर गया था। हान सेन ने गुफा में और खोजबीन करने का फैसला किया। वह काफ़ी गहरी लग रही थी और पूरी गुफा की खोज पूरी करने से पहले वहाँ काफ़ी खोजबीन करनी पड़ सकती थी। क्या मैं यहाँ से आश्रय में प्रवेश कर पाऊंगा? हान सेन ने मन ही मन सोचा। यदि प्रवेश द्वार इस गुफा की तरह छिपा हुआ होता तो उसने सोचा कि वह कभी भी अंदर जाने का रास्ता नहीं खोज पाता। उसे शायद पहाड़ के हर इंच का निरीक्षण करना होगा ताकि कोई और दीवार न हो जो शायद पहले से मौजूद हो, ठीक वैसी ही जैसी दीवार थी जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था। इस काम में बरसों लग जाएंगे। हालांकि इस गुफा का अन्वेषण जारी रखने का विचार हान सेन को चिंतित कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अब डोंगक्सुआन आभा का उपयोग नहीं कर सकता।
उसने इसे इस्तेमाल करके देखा और महसूस किया कि इसकी त्रिज्या 1 मीटर तक सिकुड़ गई है। फिर कुछ नहीं हुआ, वह इसे और इस्तेमाल नहीं कर सका। यही कारण रहा होगा कि वह मशरूम से मिलने वाले लाभों को महसूस नहीं कर सका, और बाओ र को उनका आनंद लेते देखकर ही उसने उन्हें खाने का निर्णय लिया। बाओ र, चलो, हमें और गहराई में जाना चाहिए, हान सेन ने कहा, और वे चल पड़े। गुफा बिल्कुल सीधी थी, बिना किसी शाखा वाले रास्ते के। दोनों घंटों चलते रहे, फिर भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उस लंबी यात्रा में एकमात्र उल्लेखनीय बात यह हुई कि हमें मशरूम की एक और किस्म देखने को मिली। बाओ एर का पेट भर गया था, इसलिए उसे उन्हें खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हान सेन ने एक खाया, लेकिन पता चला कि उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई पॉइंट नहीं बढ़ा। इसलिए उसने म्याउंत और गोल्डन ग्रोलर को बुलाया और उन्हें मशरूम खाने को कहा। वह उन्हें काफ़ी समय से पानी की बूंदें खिला रहा था, लेकिन इन बूंदों ने उनकी वृद्धि पर काफ़ी समय से कोई असर नहीं डाला था। अब पानी की बूंदें उन्हें और मजबूत नहीं बनाती थीं। कुछ और सफ़र के बाद हान सेन को सुरंग के अंत में एक रोशनी दिखाई दी। वह ये देखने के लिए उत्साहित था कि आगे क्या है, लेकिन उसे शक था कि वह उस गंदी गुफा से फीनिक्स शेल्टर का प्रवेश द्वार ढूंढ पाएगा। गुफा से बाहर निकलकर वह वापस बाहर आ गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब चढ़ने के लिए कोई और चोटी नहीं थी। वह बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। जब उसने नीचे देखा तो पहाड़ बड़े बड़े कमल के फूलों जैसे लग रहे थे। हर पंखुड़ी किसी न किसी शिखर की तरह थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने में इतना समय लग गया था। इस मुख्य चोटी पर एक बड़ा पेड़ था, कम से कम 100 मीटर ऊंचा होगा, लेकिन वह सूख चुका था, कोयले की तरह। हालांकि वह खोखला था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पेड़ आधा कटा हुआ लग रहा था। उसे किसी भयानक हथियार से काटा गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का हथियार इस पेड़ को काट पाएगा। हान सेन ने पेड़ की जांच करते हुए खुद से पूछा। पेड़ खोखला देखकर हान सेन ने उसकी जांच करने का फैसला किया। अंदर की जगह लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी चौड़ी थी। अंदर झांकने पर हान सेन को ट्रंक के अंदर एक सुनहरा पंख दिखाई दिया। वह वहां साफ दिखाई दे रहा था। 2 मीटर लंबा पंख सोने की तरह चमक रहा था, बिल्कुल तारों की रोशनी जैसा। ये गर्म भी था, यहाँ तक कि हान सेन के लिए भी, जो आग से निपटने में असाधारण रूप से कुशल था। हान सेन को जब पंख छुआ तो वह धातु जैसा लगा, और उसने पंख को उसकी सख्त नोक से उठाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह उसे हिला नहीं सका। वह बहुत भारी था। हान सेन चौंक गया। वह एक ताकतवर आदमी था और भारी से भारी सामान भी उठा सकता था। हालांकि इस पंख के लिए उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा वजन की जरूरत होगी। अपडेट किया गया। यह अब तक देखी गई किसी भी धातु से भारी था, लेकिन हार न मानने के इरादे से हान सेन ने खुद को संभाला और एक और कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। क्या ये धातु है या किसी पक्षी का पंख है? लेकिन अगर यह किसी पक्षी का था तो ऐसा जीव पंखों से भरा पंख लेकर कैसे उड़ सकता है? सोचते हुए हान सेन ने उसे बाएं से दाएं खींचने की कोशिश की। पंख लगभग बिना मूठ वाली तलवार जैसा था। इससे एक बेहद तेज धार बनती थी। हान सेन ने एक जैद स्टील का पत्थर निकाला और उसे पंख पर फिराया। आश्चर्यजनक आसानी से जैद स्टील का पत्थर 2 टुकड़ों में ऐसे टूट गया मानो मक्खन से बना हो। यहाँ तक कि ताया के साथ भी उसे चीज़ों को काटने के लिए बहुत ताकत का उपयोग करना पड़ा। जब ताया हान सेन के हाथों में थी तो इसका उपयोग तीसरे भगवान के अभयारण्य में सुपर प्राणियों को मारने के लिए किया जा सकता था। यदि ताया को मात्र एक विकासकर्ता द्वारा संचालित किया गया होता तो इसका उपयोग प्रथम ईश्वर के अभयारण्य के एक तुच्छ प्राणी को मारने के लिए संघर्ष करने के समान होता। लेकिन बिना ज्यादा मेहनत, वजन या बल के, पंख ने बिना किसी मेहनत के जैद स्टील के पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया। ये जादू जैसा था। शायद इसका वजन इसकी ताकत से जुड़ा था और यही वजह थी। बहरहाल यह अद्भुत था। पंख के किनारे को देखकर हान सेन को अजीब सा महसूस हुआ। वह बहुत पतला लग रहा था। पंख को एक बार और हिलाते हुए उसने और भी सावधानी से हिलाया। पंख इतना नुकीला था कि वह लगभग डराने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को चीर डालने की शक्ति हो। ये तो बहुत बड़ा इनाम है। चूंकि मुझे ये चीज़ यहाँ फीनिक्स पर्वत पर मिली है, इसलिए मैं इसे फीनिक्स तलवार कहूँगा। हान सेन चीज़ों के नाम रखने में कभी माहिर नहीं रहा था। हान सेन अपनी ताया तलवार लेकर आया। उनकी लंबाई अलग अलग थी, लेकिन वे एक अच्छी जोड़ी बन सकते थे। उनके साथ वह डबल फ्लाई का अभ्यास कर सकता था। मुझे डबल फ्लाई का अभ्यास करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो 2 अच्छी तलवारें बेकार हो जाएंगी, हान सेन ने खुद से कहा। अगर वह अभी फीनिक्स तलवार लेकर उस इलाके से निकल जाता तो उसे संतुष्टि मिल जाती। अब उसे शरणस्थल में जाने का रास्ता ढूंढने की भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन शुरू में वह भाई सात को एक निर्दयी आत्मा से बचाने की उम्मीद में इस स्थान पर आया था। हान सेन फीनिक्स शेल्टर में प्रवेश पाने के लिए नए जोश के साथ पेड़ से उतरा।
अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ से कुछ छूट गया हो। भगवान पर्वत की चोटियां पंखुड़ियों की तरह थीं, लेकिन जहां वह अब खड़ा था वह देख सकता था कि कुछ गड़बड़ है। उसे सिर्फ इसलिए पता चला कि क्या गायब था क्योंकि वह सबसे ऊंचे स्थान पर था। हान सेन को फेंग शुई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए अगर वह और नीचे होता तो उसे कभी पता नहीं चलता। हान सेन ने फीनिक्स तलवार को पैक किया, बाओ एयर को उठाया और पहाड़ के उस हिस्से की ओर चला गया जिसमें कमल पंखुड़ियों के कोलाज के साथ फिट होने के लिए विशिष्ट विशेषताओं का अभाव था। ये पहाड़ के लगभग आधे रास्ते पर स्थित था। उसे उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वह बस नीचे सरक गया। वह एक पत्थर के चबूतरे पर रुका और पीछे की ओर तांबे की दीवार की ओर देखने लगा। इसे विभिन्न प्रकार की लताओं से सजाया गया था, जिन्हें हान सेन ने तुरंत हटा दिया, इस उम्मीद में कि तांबे की दीवार एक और आध्यात्मिक द्वार की चौखट होगी। दुर्भाग्य से तांबे को हर संभव तरीके से दबाने के बाद भी कुछ नहीं निकला। वह ठोस था, हालांकि वह जिद्दी था, और वह तांबे की दीवार को टटोलता रहा, कुछ ढूंढने की जिद में। आखिरकार उसके हाथ एक अजीब से गड्ढे पर पड़े। यह एक छोटे से खांचे जैसा था तथा बाओ एयर की बांह जितना पतला था। उसने और बेलों को झाड़कर हटाया ताकि वह एक लिखित अक्षर के रूप में दिखाई दे। इन बेलों को हटाने से कई अलग अलग शब्द सामने आए जो एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिससे हान सेन अपरिचित था। हान सेन ने थॉर्नबैरन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या यह आत्माओं की भाषा है। उसका जवाब था, हाँ, ये आत्मा के शब्द हैं। वे क्या कहते हैं? हान सेन ने पूछा। थॉर्नबैरन के चेहरे पर एक जिज्ञासा, लगभग उलझन भरी नजर थी, और उसने कहा, फीनिक्स भगवान पर्वत पर उतरा और सम्राट मर गया। हान सेन को वास्तव में समझ नहीं आया, इसलिए उसने थॉर्नबैरन से पूछा कि क्या वह समझ गई है। उसने उससे कहा, ठीक है, मैं इसे पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। क्या इसमें और कुछ भी लिखा है? आगे बताने के लिए बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उसने सोचा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए। थॉर्नबैरन ने भौहें चढ़ाईं और बस इतना कहा, ये शब्द अजीब हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। थॉर्नबैरन ने खुदे हुए शब्दों को पढ़ना जारी रखा, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था। जो लिखा था उसमें कोई सामंजस्य या रूप नहीं था, सब कुछ बकवास था। थॉर्नबैरन ने फिर कहा, मुझे हर शब्द का मतलब पता है, लेकिन ये सब बेतुकेपन की तरह उलझा हुआ है। पहली पंक्ति के बाद जो आता है उसका कोई मतलब नहीं है। जब वे इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो मंच ऐसे कांप उठा मानो अभी भूकंप आया हो। प्लेटफॉर्म नीचे उतरा। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, जब तक कि एक पत्थर के दरवाजे के सामने रुक नहीं गया। क्या ये फीनिक्स शेल्टर का प्रवेश द्वार है? हान सेन खुश हुआ, ये सोचकर कि शायद उसे यह मिल गया है। उसने दरवाजे की चौखट पर लटकी हुई ढेरों लताओं को देखा। वे बिल्कुल शांत दिख रही थीं, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि पवित्र तलवार सम्राट अभी तक नहीं आया है, या अगर आया भी है तो आत्मा इस तरफ नहीं आई है। हान सेन ने तलवार भट्टी वाली आत्मा को बुलाया। आगे विश्वासघात और खतरा छिपा हो सकता था, इसलिए उसने सोचा कि आत्मा एक अच्छा प्रलोभन बन सकती है। हान सेन के आदेश पर स्वॉर्ड फर्नेस ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, दरवाज़ा बस किसी भी आम दरवाजे की तरह खुला। दरवाजे के पीछे एक पत्थर की सीढ़ी थी जो बहुत नीचे तक उतरती थी। आखिरकार सीढ़ियां मुड़ गईं। नीचे क्या छिपा है, हान सेन अभी तक नहीं बता पाया था। बावा के साथ हान सेन अंदर गया। तलवार भट्टी आगे आगे चल रही थी और कुछ देर नीचे उतरने के बाद वे एक महल के सामने पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई खतरा नहीं था और उन्हें कोई खास अजीब चीज़ नजर नहीं आई। यहाँ तक कि महल का दरवाज़ा भी सामान्य लग रहा था। दरवाज़ा आधा खुला था और जहाँ वह खड़ा था वहाँ से उसने देखा कि अंदर तांबे की कई चीज़ें थीं। एक भट्टी, एक डिंग और कई मूर्तियाँ थीं, सभी तांबे की बनी थीं। अंदर जाकर उसने प्रवेश द्वार के दोनों ओर लगी मूर्तियों पर ध्यान दिया। सभी पर पक्षियों की आकृतियां थीं, एक मोर, एक सारस, एक गौरैया और एक मधुमक्खी की भी। दीवारों पर मोज़ाइक और पट्टिकाएं लगी थीं, जिनकी थीम और डिज़ाइन पक्षियों पर केंद्रित थे। छत पर एक भव्य बैंगनी मोर की पेंटिंग थी। टाइल वाले फर्श पर सारसों के कई चित्र थे। यह एक संग्रहालय जैसा था, सिर्फ पक्षियों को समर्पित। हान सेन जहां भी देखता हर जगह एक पक्षी की छवि सजी होती थी, यहाँ तक कि हॉल के खंभों पर भी पक्षियों की तस्वीरें या नक्काशी लगी होती थी। हान सेन कुछ देर तक महल में घूमता रहा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे फीनिक्स की एक भी छवि नहीं मिली। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि फीनिक्स सम्राट फीनिक्स जैसा दिखता था? हान सेन ने अनुमान लगाया। मूर्तियों और पक्षियों से बनी अन्य सजावट के अलावा वहां कोई भी मूल्यवान चीज़ नहीं दिख रही थी। बस ध्यान देने लायक चीज़ थी सिंहासन। फीनिक्स सम्राट ज़रूर वहीं बैठे होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स और मूर्तियाँ ही क्यों हैं? ये सोचकर हान सेन ने स्वॉर्ड फर्नेस को सिंहासन की और बारीकी से जांच करने को कहा। महल की बाकी चीज़ों की तरह सिंहासन पर भी कई पक्षियों के चित्र उकेरे गए थे।
तलवार भट्टी द्वारा सिंहासन की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद हान सेन ने उस पर बैठने का फैसला किया। हान सेन के सिंहासन पर बैठते ही उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सामने खड़ी मूर्तियां जीवित हों, मानो वे वहीं मौजूद हों, उसकी आज्ञा मानने को तैयार। इस फीनिक्स सम्राट में स्वाद था, हान सेन ने सोचा। ये कल्पना करना अजीब था कि फीनिक्स सम्राट ने वहां बैठकर कलाकृति और उससे उत्पन्न भावनाओं का आनंद लेने के लिए इतना समय और प्रयास खर्च किया होगा। यह एक अनोखी अनुभूति थी, लेकिन ये केवल सिंहासन पर बैठकर ही प्राप्त की जा सकती थी। फीनिक्स सम्राट की शक्ति से वह निश्चित रूप से असली पक्षियों का एक झुंड इकट्ठा कर सकता था। नकली पक्षियों के निर्माण पर इतना ध्यान और समय देना अजीब था। हान सेन उस सिंहासन पर बैठा रहा और पक्षियों को एक नई नज़र से देखता रहा। हालांकि अंततः उसका चेहरा धुंधला गया। झुंझुनी के बाद पक्षी सचमुच ज्यादा जीवंत लगने लगे। आखिरकार उसे ऐसा महसूस हुआ कि पक्षी उसकी ओर उड़ने ही वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। हो सकता है कि वे वाकई मूर्तियां ही रही हों, लेकिन उन्हें इस तरह से आकार दिया गया था, गढ़ा गया था और बनाया गया था कि वे बिल्कुल असली चिड़िया जैसी लग रही थीं। और तो और कोई भी पक्षी एक जैसा नहीं दिखता था। भले ही वे बनावटी वस्तुएं थीं, फिर भी उनमें से प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व था। कई तो दिखने में एक जैसे लग सकते थे, लेकिन उनमें भी कुछ छोटे मोटे बदलाव थे जो उन्हें अपने निर्जीव समकक्षों से अलग दिखाते थे। क्या यह उसका अध्ययन कक्ष था? शायद। हान सेन को लगा जैसे उसने इस निष्क्रिय अवलोकन से कुछ सीखा है। हान सेन ने एक बार हेवनली गो और 7 ट्विस्ट सीखा था, जिसे बाद में उन्होंने एरो में मिला दिया। ये तकनीक पक्षियों से जुड़ी थी। कुछ देर तक पक्षियों को देखने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे किसी तरह से स्वयं सीखी गई एरो प्रतिभा से संबंधित हैं। अपने सामने पक्षियों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे एरो के बारे में और भी गहरी समझ मिल गई हो। पक्षियों को देखकर ही वह उनके बारे में बहुत कुछ सीख रहा था। उसे एहसास हुआ कि पक्षियों के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं या जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का पर्दा टूट गया हो और अब वह अस्तित्व के एक उच्चतर स्तर पर काम कर रहा था। अब वह एक अलग ही दुनिया में था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, हान सेन ने अपने सामने खुल रहे नए विकल्पों पर विचार करते हुए सोचा। हान सेन ने फिर अपना ध्यान केंद्रित किया और हर पक्षी को अलग अलग देखा। वे जीवित नहीं थे, लेकिन हर बार जब वह किसी पक्षी को देखता जिसे उसने पहले देखा था, तो वह अलग दिखाई देता। हान सेन बेहतर ढंग से देखने के लिए खड़ा हुआ। हान सेन के सिंहासन पर बैठने से पहले उसने हॉल में कुछ भी अजीब नहीं देखा था। सिंहासन पर बैठने और फिर से खड़े होने के बाद हर चीज के बारे में उसकी धारणा बदल गई थी। यह एक 3D तस्वीर जैसा था। शुरुआत में हॉल की छवि सादी और अर्थहीन थी, लेकिन अब गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताला टूट गया हो। वह चीज़ों को अलग नज़रिए से कई अलग अलग कोनों से देख सकता था। बेशक हॉल को किसी भी 3D इमेज से बेहतर डिज़ाइन किया गया था। इसकी गहराई बेजोड़ थी और आप जहां भी खड़े होते वहां कई नई चीज़ें खोज और सीख सकते थे। हर किसी का व्यक्तित्व अलग था और हर कोई चीज़ों को अलग तरह से देखता था। पक्षी भी ऐसे ही थे। वे सभी अनोखे लग रहे थे और जब वह उन्हें अलग अलग कोनों से देखता तो उसके मन में उनके प्रति अलग अलग भावनाएं आतीं। हान सेन को नहीं पता था कि दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खजाने में पहुंच गया हो। ये ज्ञान का खजाना था और वहां उसने एरो के बारे में जो कुछ सीखा वह किसी किताब से सीखे गए ज्ञान से कहीं अलग था। किसी तरह हान सेन का एरो सक्रिय हो गया। उसे बहुत हल्कापन महसूस हुआ, मानो वह किसी भी क्षण आसमान में उड़ सकता है। हान सेन जैसे ही पक्षियों को देख रहा था, उसे अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो हॉल के बाईं ओर एक दीवार ऊपर उठ गई थी। अंदर एक कमरा था। अंदर एक 3 मीटर लंबी आत्मा खड़ी थी और उसे देखने मात्र से ही पता चल गया कि वह कितनी शक्तिशाली थी। उसकी 3 आंखें थीं, जो आत्मा के बालों की तरह चांदी की तरह चमक रही थीं। वे जीवंत और उत्साह से भरी हुई लग रही थीं। 1,00,000 साल, मैं जी किंग एक बार फिर आज़ाद हूँ। उसने बिना समय गंवाए जोर से चिल्लाया। उसके शरीर में बुखार जैसा उत्साह था। हान सेन ने आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखा। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी डोंगशुआन आभा गायब थी, इसलिए वह आत्मा की उपस्थिति का पता लगाने में असमर्थ था। यदि आत्मा इतने लंबे समय तक वहां फंसी रही होगी तो उसमें अवश्य ही कुछ विशेष बात रही होगी। हालांकि हान सेन को डर नहीं लगा, और अगर वह आत्मा राजा जैसी भी होती तो भी उसे डर नहीं लगता। आखिरकार वह हमेशा अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल कर सकता था। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ आओ और मेरे सामने झुको। आत्मा, जिसने खुद को जी किंग बताया, ने आदेश दिया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हान सेन ने चौंकते हुए पूछा। उसने हान सेन, एक इंसान को एक आत्मा समझ लिया था। यह एक बहुत बड़ी भूल थी। ऐसा कुछ नहीं जो किसी राजा की आत्मा से हो सकता है।
हान सेन का मानना था कि अगर वह सचमुच वहां 1 लाख साल से फंसा हुआ था तो भी आत्मा इंसानों को आदिम जंगली जीव ही मानती। शायद ऐसी गलती जायज़ थी और शायद उसे अभी तक उन आश्रयों में रहने वाले इंसानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या तुम कोई जीव हो? जी किंग ने भौहें चढ़ाईं। शायद वह वहां बहुत देर तक फंसा रहा था। नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मैं बस खास हूं। हान सेन ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा, मैं सान म्यू हूं, मेरा राजा। तुम तो बस एक शाही आत्मा हो, है ना? आखिर तुम में ऐसा क्या खास है? जी किंग ने हान सेन को शक की निगाह से देखा। फिर भी हान सेन को उसे राजा कहते सुनकर एक खास संतुष्टि की झलक जरूर थी। क्या तुमने मेरी कोठरी खोली और मुझे आज़ाद किया? जी किंग ने हान सेन से पूछा। मैं बस यहाँ घूम रहा था, इस जगह की तारीफ कर रहा था। दीवार अपने आप खुल गई, हान सेन ने बताया। जी किंग ने कमरे की ओर देखा और कहा, वह घटिया टकी। उसने इस जगह से हमलावरों को खदेड़ने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। उसने मेरे साथ एक बेतुका साजिश रची और मैं उसके जाल में फंस गया। जी किंग ने हान सेन की ओर देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम सैन म्यू है। मेरे पीछे आओ। जब मैं उस टकी द्वारा छोड़े गए खजाने को लूंगा तो तुम्हें इनाम में उसका एक छोटा सा हिस्सा दूंगा। धन्यवाद। हान सेन ने झुककर प्रणाम किया। हान सेन शांति पसंद करता था। अगर वह इससे बच सकता था तो उसे और दुश्मन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा राज आत्मा ने ज़रा भी शत्रुता नहीं दिखाई थी, इसलिए उसे मारने की कोई खास ज़रूरत नहीं लग रही थी। क्या वह बच्चा है? जी किंग ने बाओ की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, यह मेरी बेटी है। उसका नाम बाओ एर है, हान सेन ने कहा। जी किंग ने जवाब दिया, तुम बहुत कमज़ोर हो। तुम बच्चा पैदा करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हान सेन को यह बहुत बुरा लगा। ताकतवर लोगों को हमेशा यही लगता है कि सिर्फ उन्हें ही बच्चे पैदा करने चाहिए। जी किंग हॉल में जाते हुए देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे विचारों में खोए हुए हों। जी किंग हॉल के दूसरी तरफ चला गया और बोला, इधर से। अब समय आ गया है कि हम टकी के खजाने की जांच करें। हान सेन ने अंदाज़ा लगाया कि जिस टकी की वह बात कर रहा था वह फीनिक्स सम्राट था। यह मानते हुए कि आत्मा सचमुच वहां का रास्ता जानती है, उसने उसका पीछा करने में कोई दिक्कत नहीं देखी। लेकिन अगले ही पल जी किंग की मुट्ठी चांदी की रोशनी से चमक उठी। फिर उसने एक दीवार तोड़ दी जो कई पक्षी प्रतीकों से सजी हुई थी। अलू अलू अलू, जी किंग चिल्लाया और दीवार पर मुक्का मारता रहा। उसने ठोस पत्थर की 1 मीटर मोटी दीवार को भेद दिया। हान सेन हैरान था कि आत्मा ने अचानक क्या कर दिया। इससे पहले उसने अपनी नई फीनिक्स तलवार से खुद इसका परीक्षण किया था। एक बार में वह इसे दीवार में सिर्फ 1 इंच ही घुसा पाया था। इसके अलावा हान सेन जाल से डरता था, इसलिए उसने अपना ज़्यादातर समय आश्रय में बहुत सावधानी से बिताया था। यह आत्मा थोड़ी लापरवाह लग रही थी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ और पास ही रहो। जी किंग ने भौहें चढ़ाईं और फिर बुदबुदाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने साथ एक बेवकूफ़ को लाया हूँ। हान सेन ने अपने अपमान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह बस आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता रहा। हॉल से बाहर निकलने के बाद वे एक शाखायुक्त गलियारे में पहुंचे। हान सेन सोच रहा था कि आत्मा किस तरफ जाएगी, लेकिन फिर से उसने अलू अलू का जाप करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी से उनके सामने की दीवार तोड़ दी। इस तरह वे कुछ देर तक चलते रहे। हान सेन उनके पीछे पीछे रहा और जी किंग एक के बाद एक दीवार तोड़ता गया। उसने सोचा था कि आत्मा अंततः ऐसा करते करते थक जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह बस दीवार दर दीवार आगे बढ़ता रहा। वह बहुत अच्छा है, हान सेन ने खुद से कहा। जी किंग ने लगभग 1 दर्जन दीवारें तोड़ दी होंगी, जिनमें से हर एक किसी न किसी तरह की भूल भुलैया से होकर गुजरने का एक छोटा रास्ता था। अनगिनत शाखाएं थीं, जिनमें से हर एक लगभग 1 मीटर ऊंची मोटी दीवारों से घिरा हुआ था। इसी दीवार तोड़ने वाले रास्ते से वे आगे बढ़े। अलू अलू, एक और दीवार ढह गई। उसके पार उनकी नज़र एक नए महल पर पड़ी। यह एक और महल था, बस आकार में पिछले वाले से छोटा। हालांकि इसके बीच में एक तालाब था और उसके बीच में एक पेड़ था। पेड़ अजीब था, 2 मीटर ऊंचा था और उस पर सिर्फ 2 पत्ते थे। पत्तों के बीच एक अकेला धूसर फल था। देखने में तो वह भारी भरकम था, लगभग एक फुटबॉल के आकार का, लेकिन चिपचिपा और बीमार लग रहा था। पवित्र जैड फल। जी किंग ने उत्साह से फल को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, फल टूट गया। उसके चिपचिपे अंदरूनी हिस्से से रस रिसने लगा। जी किंग का चेहरा अचानक भयानक हो गया और इसलिए उसने फल को दूर फेंक दिया। फल का रिसाव टाइल लगे तांबे के फर्श पर फैल गया तथा कुछ क्षण रुकने के बाद तांबे की सतह को बुरी तरह से जंग लगना शुरू हो गया। हान सेन अच्छी तरह जानता था कि वह तांबा कितना ठोस है, इसलिए उस रस की ताकत देखकर वह डर गया। अगर वह किसी इंसान को छू जाए तो हान सेन सोच भी नहीं सकता था कि उसके शिकार को कितना दर्द होगा।
जी किंग के हाथ पर उस संक्षारक तरल की कुछ बूंदें गिर गईं और इससे उसका हाथ काफी क्षतिग्रस्त हो गया, हाथ से खून बहने लगा। रस कोई मजाक नहीं था, अगर यह उसके हाथ को छेदने और तबाह करने में कामयाब हो जाता, जबकि वह अभी भी शक्तिशाली चांदी की रोशनी से जल रहा था। हान सेन बस यही सोच रहा था कि वह कितना शुक्रगुजार है कि उसने जी किंग से कई मीटर पीछे रहने का फैसला किया। अगर वह और भी करीब होता तो उस भयानक तरल पदार्थ का छिड़काव उस पर भी हो सकता था। राजा लाश का रस, वो कमबख्त की। शुक्र है कि मुझे बुराई से लड़ने का प्रशिक्षण मिला है। इसकी एक फुहार ही सबसे शक्तिशाली आत्मा को भी गिराने के लिए काफ़ी है। समझाने के बाद जी किंग ने पेड़ पर मुक्का मारा और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। जब वह टूटा तो उसके दोनों टूटे हुए सिरों से एक धूसर धुंध सी रिसने लगी। अचानक वह पत्थर सा हो गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हान सेन हैरान रह गया, उसने देखा कि जी किंग को पकड़ने के लिए तुरंत एक और जाल बिछा दिया गया है। फीनिक्स सम्राट को जरूर पता होगा कि वह कैसा इंसान है। आम लोग खराब फसल के तुरंत बाद पेड़ पर मुक्का नहीं मारते, लेकिन जी किंग ने मार दिया। फीनिक्स सम्राट को पता था कि वह ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने ऐसा करने पर एक और सरप्राइज जाल बनवाया था। राजा लाश का रस तो बस एक लालच था, और असल में यह जी किंग को रोकने का कोई योजनाबद्ध तरीका नहीं था। ये पत्थर बनाने वाले पदार्थ से आधा भी कारगर नहीं था। हान सेन को पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन इसने बिना किसी गलती के काम किया था। एक पल में राजा की आत्मा पूरी तरह से पत्थर बन गई। जैसे ही हान सेन पेड़ का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा, जी किंग चिल्लाने लगा। उसने पेड़ के अंदर स्टोन जेड मियास्मा डाल दिया। उफ, कमज़ोर, मुझे डराने के लिए उसे इससे भी बेहतर करना होगा। मैं उसकी लाश खोदकर निकालूंगा। जी किंग अपनी आंखों और मुंह पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी जमा हुआ था। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो या क्या? जी किंग चिल्लाया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हान सेन ने उससे पूछा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि फीनिक्स सम्राट ने उसे वहां कैद कर रखा था। अगर उसे पता होता कि वह बंद है तो हान सेन उसकी मदद नहीं करता। हो सकता है कि वह आत्मा दुश्मन न रही हो, लेकिन वह उस प्रजाति का नहीं था और उस पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता था। जी किंग ने जवाब दिया, उस छुपे हुए आदमी को पता था कि मैं अपनी दुष्टभंजक शक्ति का इस्तेमाल करके उस पेड़ को तोड़ दूंगा जिसमें स्टोन जेड मियास्मा है। मैं तो डर गया हूँ, हाँ, लेकिन सिर्फ मेरा बाहरी रूप ही डरा हुआ है। मुझे घिरने वाले पत्थर तोड़ दो और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, हान सेन ने दिखावा किया। जी किंग ने कहा, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। आमतौर पर सिर्फ उसकी अमर ज्वाला ही इन पत्थरों को तोड़ सकती है, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हान सेन ने जी किंग को देखा और उसे अजीब तरह से भोला समझा। उसे आश्चर्य हुआ कि आत्मा को इतना यकीन क्यों था कि हान सेन उसे उसके जाल से बचाने के लिए तैयार और सक्षम दोनों होगा। हान सेन को तब याद आया कि उसने स्पिरिट बेस में कितना समय बिताया था और कैसे निचले स्तर की आत्माएं आंख मूंद कर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करती थीं और उन्हें स्पिरिट जीनो पॉइंट प्रदान करती थीं। एक वास्तविक आत्मा जी किंग को बचाने का प्रयास करेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन हान सेन सिर्फ एक इंसान था और उसने किसी आत्मा को बचाने या उसका अनुसरण करने का कोई दायित्व महसूस नहीं किया जो शायद उससे श्रेष्ठ थी। जल्दी करो, पत्थर मेरे शरीर के अंदर जमने लगा है और मजबूत हो रहा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद हमारी शक्तियों का मिलन इस श्राप को तोड़ने के लिए काफ़ी होगा, जी किंग ने विनती की। हान सेन सोच रहा था कि उसे अपनी असलियत बता देनी चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने के बारे में सोचा, उसने उस कमरे की तरफ एक दीवार उठने की आवाज़ सुनी। कोई यहाँ है। हान सेन ने चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या कोई जगह है जहाँ वह छिप सकता है। जी किंग ने भी ये देखा और इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। हान सेन ने उस उठी हुई दीवार के पीछे 2 आदमी खड़े देखे। एक इंसान और एक आत्मा थी और वे दोनों हान सेन को वहां देखकर हैरान रह गए। जाहिर है वे ये सोचकर अंदर गए थे कि वह जगह खाली और दूसरों से खाली होगी। तुम कौन हो? आत्मा ने हान सेन को घूरते हुए पूछा। उसकी शक्ति इतनी विनाशकारी लग रही थी मानो वह उसे किसी कीड़े की तरह कुचल देगी। हान सेन ने मन ही मन सोचा, यह जरूर पवित्र तलवार सम्राट होगा। इसके बगल वाला इंसान जरूर भाई साथ होगा। तुम कौन हो? पवित्र तलवार सम्राट ने पूछा। इससे आपको कोई सरोकार नहीं है, हान सेन ने कहा। पवित्र तलवार सम्राट ने हिचकिचाते हुए अपनी तलवार निकाली। बिना देर किए उसने आगे बढ़कर हान सेन के माथे पर निशाना साधा। हान सेन एक पक्षी की तरह उछलकर दूर चला गया और आसानी से हमले से बच निकला। पवित्र तलवार सम्राट ने अपनी बाँह उठाए और अपनी उंगलियों से इशारा किया। अचानक उन सभी में एक अलग ही जीवन आ गया और हर एक स्वतंत्र सोच वाली तलवार बन गई। तर्जनी उंगली तलवार की तरह पतली थी, जबकि मध्यमा उंगली बड़ी तलवार की तरह भारी थी। अंगूठा एक मोटे खंजर जैसा था। पांचों उंगलियां 5 अलग अलग तलवारें बन गईं और तेजी से वे हान सेन के पीछे चली गईं।
बाओ एयर को पकड़े हुए हान सेन हवा में उड़ता रहा और हर उस उंगली को चकमा देता रहा जो उसे छुरा घोंपना चाहती थी। आत्मा के शक्ति के भव्य प्रदर्शन के बावजूद उसका कोई भी वार लक्ष्य पर नहीं लगा। पवित्र तलवार सम्राट 10 तलवारें चला रहा था, हर उंगली के लिए एक। हर तलवार एक दूसरे के बीच गुंथी हुई थी और अविश्वसनीय सटीकता और गति से वार कर रही थी। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि अब तक उसे मिली कोई भी आत्मा किसी हथियार से इतनी कुशलता हासिल कर सकती है। जैसे ही हान सेन हवा में नाच रहा था, उसके मन में महल के पक्षियों की याद आ गई। जैसे ही तलवारें उसकी ओर बढ़ीं, उसके दिमाग में एक पक्षी की हरकत याद आ गई। उसने उसे एरो पर इस्तेमाल किया और जो भी तलवार उसके पास आए उसे चकमा देते हुए उसने सीखी हुई अलग अलग हरकतों का इस्तेमाल किया। हान सेन अपनी उपलब्धि से बेहद खुश था। उसने सिर्फ 8 जीन लॉक खोले थे और 1800 फिटनेस हासिल की थी, ऐसे आंकड़े जो उसे राजा आत्माओं से भी कमज़ोर बनाते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हान सेन अपने सामने आने वाले हर हमले को चकमा देने में सक्षम था, एक ऐसे दुश्मन का जो उसकी पहुंच से बाहर होना चाहिए था। पक्षियों से उसने जो सीखा था वह अविश्वसनीय था। बेशक अब वह जो कुछ भी कर रहा था वह सब एरो की बदौलत था। अगर उसके पास यह नहीं होता तो भले ही वह इसके बिना एक राजा आत्मा ही क्यों न होता, वह उन आधे भी शानदार बचावों को आसानी से नहीं कर पाता जो अब उसके पास आसानी से आ जाते हैं। पवित्र तलवार सम्राट की इंद्रियां इस जगह पर सीमित थीं। हालांकि इससे उसकी शक्ति कम नहीं हुई, लेकिन वह हान सेन की वास्तविक शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। दूसरी ओर जी किंग के पास एक तीसरी आंख थी जिससे वह अब अपने अनुयायी की असलियत को और अच्छी तरह समझ सकता था। वह हान सेन की शक्ति को बखूबी पहचान सकता था, और जब वह बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था तब भी पवित्र तलवार सम्राट को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि वह जिस दुश्मन से लड़ रहा था वह इंसान था या आत्मा। हान सेन ने बच्चे को मजबूती से पकड़ रखा था और हवा में उछल रहा था। इतनी शालीनता और कुशलता से लगातार बच निकलना एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी और अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन था। हालांकि वह अपने दुश्मन का ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पाया था, लेकिन पवित्र तलवार सम्राट को कम से कम इतना तो पता था कि हान सेन एक शक्तिशाली व्यक्ति है। भाई साहब को पता नहीं था कि हान सेन कौन है, और वह ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसके पास कितनी शक्ति है। बस इतना ही पता चल पा रहा था कि वह एक इंसान है। ये बात उसे उसके चेहरे की बनावट और उसके कपड़ों से पता चल रही थी। उसने मनुष्यों के बारे में सुना था कि वे राजसी आत्माओं से प्रभावशाली ढंग से युद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि कोई मनुष्य राजसी आत्मा से मुकाबला कर सकता है। वह व्यक्ति भी बहुत युवा था। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह युवक इतना प्रतिभाशाली था। चाहे जो भी हो रहा हो या आगे क्या होगा, वह जानता था कि वह कुछ बहुत ही अद्भुत देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके हाथ में एक बच्चा था। युद्ध में शामिल होने के कारण भाई साहब को तुरंत उसकी प्रशंसा हो गई। क्या मनुष्य सचमुच इतने शक्तिशाली हो गए हैं? भाई साहब ने विस्मय से अपने आप से पूछा। वह जानता था कि इंसानों का बेहतर होना, मजबूत होना और आत्माओं से बेहतर मुकाबला करने में सक्षम होना स्वाभाविक है, ये समय के साथ एक अनिवार्यता थी। लेकिन यह उसकी उस समय की सबसे बड़ी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था जो उस समय संभव थी। पवित्र तलवार सम्राट से लड़ने वाला यह व्यक्ति जो भी था वह अजीब तरह से शक्तिशाली था। पवित्र तलवार सम्राट ये तय न कर पाने से निराश था कि उसका दुश्मन कौन है और वह कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसलिए उसने अपना खेल और बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी तलवारों को 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। दांव बहुत बढ़ गया था और इससे हान सेन कुछ हद तक खतरे में पड़ गया। हालांकि हान सेन एरो का उपयोग जारी रखे हुए था, लेकिन अब उसके लिए अपने हमलावर के हमलों से बचना कठिन और अधिक कष्टकारी हो गया था। 3 मिनट बाद वह फिसल गया। एक तलवार उसके हाथ में लगी और पवित्र रक्त का कवच टूट गया। मुझे तो लगभग एक चुनौती की उम्मीद थी। अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। तुम एक कमज़ोर इंसान हो। तुम एक काया हो जो सिर्फ इधर उधर भाग सकता है, एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी की तरह मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पवित्र तलवार सम्राट ने हान सेन को ताना मारा और फिर उसे खत्म करने की कोशिश में और भी ज्यादा तलवारें चला दीं। हान सेन को शुरू से ही पता था कि हालात एक तरफा हैं। उसके जिंदा रहने का एकमात्र कारण रक्तनाड़ी सूत्र था, लेकिन बफ्स के कारण उसकी फिटनेस का स्तर नहीं बढ़ पाया, इसलिए वह अधिक जीन लॉक नहीं खोल पाया। यदि हान सेन का रक्तनाड़ी सूत्र 8 से अधिक हो सकता है तो उसके पास 2000 फिटनेस के बराबर शक्ति होगी। लेकिन हान सेन की आधार फिटनेस अभी भी केवल 1800 थी और इस वजह से वह हमेशा के लिए इस तरह से जारी नहीं रख सकता था। और इसके अलावा जितना अधिक हान सेन ने टालमटोल किया उतना ही अधिक वह निर्दयी आत्मा उसका खून चाहती थी। अचानक हान सेन को एक विचार आया। वह जल्दी से नीचे कूदा और सीधे अभी भी डरे हुए जी किंग के पीछे उतरा। पवित्र तलवार सम्राट पूरे समय हान सेन पर ही केंद्रित रहा था और शुरू में उसे लगा था कि कैल्सिफाइड जी किंग राजा एक निर्जीव मूर्ति है। इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से मूर्ति को उड़ाने का फैसला किया। मेरे सम्राट, अब समय आ गया है।
हान सेन ने खुशी से घोषणा की। धमाका, मूर्ति चकनाचूर हो गई और खून से लथपथ एक आदमी प्रकट हुआ। एक चांदी की रोशनी उसके शरीर को घेर रही थी, जिससे उसके घाव भर गए। जी किंग को 2 कदम चलने में ही वह पूरी तरह ठीक हो गया। अच्छा काम, तुमने मुझे बचाकर समझदारी दिखाए। जी किंग जोर से हंसा, क्योंकि उसे हान सेन सचमुच पसंद आने लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया, यह मेरे लिए खुशी की बात है। हान सेन ने खुशी का नाटक किया, लेकिन अपने दिल में उसने सोचा, अगर मैं अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड से होली स्वॉर्ड सम्राट को मार पाता तो भी तुम एक चट्टान होते। पवित्र तलवार सम्राट ने जी किंग राजा को उल्लेखनीय आश्चर्य के साथ देखा और उन्होंने वास्तव में कहा, जी किंग राजा। हान सेन को कम से कम इतना तो झटका लगा ही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। उसे उम्मीद थी कि शी किंग को पवित्र तलवार सम्राट को खत्म करने के लिए रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा था। तुम्हें मेरी याद है? जी किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब वह भयभीत था तब उसने अपनी शक्तियों को छुपा रखा था। अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। पवित्र तलवार सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम आत्मा के अड्डे पर लड़ रहे थे तब मेरा जन्म ही हुआ था। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मैं बहुत सम्मान करता था। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद थी। पवित्र तलवार सम्राट झूठ बोल रहा था। उसने जो कुछ कहा उसका एक भी शब्द सच नहीं था। 1 लाख साल पहले पवित्र तलवार सम्राट कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय जी किंग सम्राट नहीं थे, ठीक वैसे ही जैसे अब भी नहीं हैं। हालांकि जब हान सेन ने उन्हें सम्राट कहा तो वे अचंभित रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। पवित्र तलवार सम्राट को यहाँ कैद होने की जानकारी नहीं थी। जी किंग राजा वास्तव में राजा से सम्राट नहीं बने थे, ये तो बस हान सेन द्वारा पवित्र तलवार सम्राट को गुमराह करने की कोशिश थी। शी किंग ये सुनकर खुश हुआ कि पवित्र तलवार सम्राट उसका नाम जानता है। उसने हान सेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह उसके स्तर का नहीं था। ये पवित्र तलवार सम्राट के बारे में उसकी भावनाओं से अलग था, जो उसके स्तर का था। जी किंग राजा की चांदी जैसी आंखें पवित्र तलवार सम्राट पर टिक गईं और उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला है? यहीं पर कभी फीनिक्स सम्राट रहा करते थे। यहाँ खजाना है, लेकिन जाहिर है वह अच्छी तरह छिपा हुआ है, पवित्र तलवार सम्राट ने जल्दी से समझाया। सचमुच? जी किंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी हान सेन ने बीच में कहा, मुझे यकीन नहीं है कि उसने इस जगह से कुछ बरामद किया है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वह एक खास जीनो आइटम हासिल करने में कामयाब रहा था। इसी वजह से वह इस जगह में घुस पाया था। सबको पता है, क्योंकि उसने इसके लिए एक बड़ा और भव्य उत्सव मनाया था। जब हान सेन ने ये कहा तो पवित्र तलवार सम्राट को तुरंत स्पष्टीकरण देने की इच्छा हुई। लेकिन जी किंग ने उससे पहले ही कहा, मुझे वह वस्तु दे दो या मर जाओ। मेरे सम्राट, मैं। पवित्र तलवार सम्राट इतना ही कह पाया, इससे पहले कि जी किंग राजा चांदी की रोशनी के साथ आगे बढ़े। पवित्र तलवार सम्राट उस वस्तु को सौंपने वाला नहीं था जिसे वह बहुत प्रिय था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। काश भागना इतना आसान होता। जी किंग उसके पीछे दौड़ा और दोनों आत्माएं गायब हो गईं। क्या हम एक ही प्रकार के हैं? भाई साथ ने बुदबुदाते हुए पूछा, जब आत्माएं दृष्टि से ओझल हो गईं। क्या आप वाटर पवेलियन को जानते हैं? हान सेन ने अचानक पूछा। किन जुनहाओ ने हान सेन से कहा कि अगर वह भाई साथ को देखे तो यह जरूर पूछे। इससे ये पक्का हो जाएगा कि वह एक सहयोगी है। जब भाई साथ ने सुना कि क्या कहा गया था तो वह खुशी से चिल्लाया, जुनहाओ तलवार भट्टी आश्रय में पहुंच गया। हाँ, वह एलायंस में अच्छी खासी छुट्टियां मना रहा है। हान सेन मुस्कुराया और फिर पूछा, तो आप भाई साथ हैं? भाई साथ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ होगा, और न ही मुझे उम्मीद थी कि इतनी कम उम्र में किसी के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। अगर पवित्र तलवार सम्राट इस कठिन परीक्षा से बच निकलता है और अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे आश्रय पर हमला करने का फैसला करता है, तो कम से कम तुम सुरक्षित रूप से गठबंधन में लौट सकते हो। हान सेन मुस्कुराया और बोला, धुआं और दर्पण, मैं असल में इतना ताकतवर नहीं हूँ। तुमने जो जानकारी दी उससे हमारी जान बच गई। मैं तुम्हें वापस लाने आया हूँ। पवित्र तलवार सम्राट को अभी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए वह तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध से तुम्हें नहीं मार सकता। बेहतर होगा कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं और जब तक हो सके गठबंधन में वापस लौट जाएं। हालांकि भाई साथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह जोखिम उठाने लायक नहीं है। यहाँ खजाना है और अगर हम इसे वापस पा सकें तो पूरी मानवता बेहतर हो जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है और यह ज़रूरी है कि हम उनसे पहले ही इसे हासिल कर लें। लेकिन आप अनुबंध के अधीन हैं। पवित्र तलवार सम्राट इसे आपसे आसानी से ले सकते हैं, हान सेन ने कहा। लेकिन भाई साथ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब जब मैं तुमसे मिला हूं तो चीज़ें बदल गई हैं। क्या तुम मेरे साथ खजाना लेने के लिए चलने को तैयार हो? खजाना? मैं कहाँ हस्ताक्षर करूं?
हान सेन कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर पीछे हटकर बोला, लेकिन मैं गंभीर हूँ, तुम्हें गठबंधन में वापस लौट जाना चाहिए। मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है और फिर जाओ। जब मैं पवित्र तलवार सम्राट को मार दूं तब तुम वापस आ सकते हो। भाई साहब ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ स्वीकार किया, दरअसल मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। उन्होंने आगे कहा, पवित्र तलवार सम्राट का खजाना एक नक्शा है। ये फीनिक्स नेत्र में स्थित एक वस्तु की ओर ले जाता है। लेकिन फीनिक्स नेत्र का स्थान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कहाँ हो सकता है। मैं खजाना पाने के लिए बहुत जोखिम उठाने के लिए जाना जाता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा जीवन किसी भी वस्तु से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई साहब ने कहा, अभी मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। चलो हम इसे ढूंढ लेते हैं। एक बार हम इस पर दावा कर लें तो तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि यह उनके हाथ से न छूटे। भाई साहब ने फिर एक कंपास निकाला। उसने उसे एकाग्र भाव से देखा, मानो कोई जटिल बात समझने की कोशिश कर रहा हो। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। भाई साहब उन्हें उस दिशा में ले गया जहां से हान सेन आया था। वह उन 3 टूटी दीवारों से गुजरा जिन्हें जी किंग ने तोड़ दिया था। हान सेन बाओ एर को अपनी बाहों में लिए हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी मिन्नतें करे, भाई सातवां वहीं रुकने पर अड़ा हुआ था। हर मोड़ पर भाई सात अपने कंपास से सलाह ले रहे थे। इसका मतलब था कि उनकी राह थोड़ी धीमी थी। 4 घंटे बाद वे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां रास्ता बंद था। 10 मीटर ऊंचा एक दरवाज़ा उनके रास्ते में रुकावट बन गया था। ये दोहरा दरवाज़ा था और दोनों तरफ एक फीनिक्स की तस्वीर बनी हुई थी। हान सेन दरवाज़ों के पास जाकर उनकी जांच करना चाहता था, लेकिन भाई सात ने उसे रोक दिया और कहा, यह जगह खतरनाक है। कोई भी लापरवाही मत करो। क्या यही वह जगह नहीं है जहां फीनिक्स आई रहती होगी? हान सेन ने पूछा। भाई सात ने फीनिक्स पक्षी की छवियों की ओर मुड़कर कहा, फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो मर चुका होता है और फिर अपने पूर्व रूप की राख से पुनर्जन्म लेता है। आमतौर पर मरा हुआ तो मरा ही होता है और आप उससे वापस नहीं आ सकते। लेकिन अतीत में पुनरुत्थान के दुर्लभ उदाहरण भी रहे हैं। भाई सात ने देखा कि दरवाजे के खटखटों के चारों ओर हर फीनिक्स के पंजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर एक खटखट थी। जब भाई सात ने ये देखा तो उसने कहा, मेरे संकेत पर हम 3 बार दरवाज़ा खटखटाएंगे। हान सेन ने सिर हिलाया और बाएं दरवाजे की दस्तक की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा बहुत बड़ा था। एक व्यक्ति के लिए दोनों दरवाज़ों पर एक साथ दस्तक देना असंभव था, इसलिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ा। भाई सात ने हान सेन को 3 बार और सिर्फ 3 बार दस्तक देने की याद दिलाई। वह घबराया हुआ लग रहा था। हान सेन को वास्तव में पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए वह किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं कर रहा था। भाई सात ने आदेश दिया और फिर उन्होंने 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। उनकी दस्तक एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल में थी। पीछे, भाई सात चिल्लाया, जिससे वे दोनों दरवाजे से थोड़ा पीछे हट गए। फिर वे देखने लगे कि क्या हो सकता है। बाओ एर अभी भी वहीं थी, अपनी दूध की बोतल से दूध पी रही थी। वह भी उतनी ही उत्सुकता से देख रही थी जितनी वे देख रहे थे। 2 फीनिक्स पक्षियों की चीख सुनाई दी। चित्र जीवंत हो उठे और वे दरवाजे से बाहर निकलकर साथ साथ उड़ने लगे। हान सेन ने अपने अग्नि जीनो पॉइंट्स को अधिकतम कर लिया था, लेकिन फिर भी फीनिक्स जो गर्मी उत्सर्जित कर रहे थे वह उसके लिए भी अविश्वसनीय रूप से गर्म थी। धीरे धीरे दरवाजे खुले और एक बड़ा हॉल दिखा। वहां 2 लालटेनें जलती हुई दिखाई दी, जो इतने सालों बाद भी जल रही थीं। भाई सात ने अंदर कदम रखा और कहा, जल्दी करो, जब फीनिक्स वापस आ जाएंगे तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। हान सेन दोनों प्राणियों के पास से गुजरा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल झुलस रहे हों। जैसे ही वे दोनों हॉल में दाखिल हुए, फीनिक्स पक्षी अपने दरवाजे पर लौट आए और दरवाजे चुपचाप बंद हो गए। उनके सामने वाले हॉल में 9 लालटेनें थीं, जिनमें से प्रत्येक का आकार फीनिक्स पक्षी के सिर जैसा था। लेकिन इसके अलावा वहां कोई और खास दिलचस्पी की बात नहीं थी। हालांकि पीछे एक और कमरा था जहां वे जा सकते थे। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, इसलिए वहां घना अंधेरा था। भाई सात ने मन ही मन बुदबुदाया, 2 फीनिक्स एक साथ, और लालटेन ने उन्हें अलग कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आत्माएं यिन यांग का अभ्यास करती हैं। भाई सेवन, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसका क्या मतलब है? हान सेन ने पूछा। हान सेन एक कुशल योद्धा था, बस इतना ही। वह उन विषयों में ज्यादा शिक्षित नहीं था जो भाई सात थे। भाई सात ने तब कहा, फीनिक्स सम्राट कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक आत्मा है। हान सेन ने उत्तर दिया। भाई सात ने तब कहा, मेरा मतलब है, वह अकेला व्यक्ति नहीं है, 2 हैं। क्या आप कह रहे हैं कि इनमें से 2 सम्राट हैं? हान सेन ने बहुत आश्चर्य से पूछा। भाई सात ने सिर हिलाकर जवाब दिया, एक नर और एक मादा फीनिक्स हैं। फीनिक्स सम्राट आत्माओं के जोड़े को दी जाने वाली उपाधि है, या शायद वे एक साथ हैं, एक के बदले 2। हान सेन ने सुझाव दिया।
भाई सात ने सहमति जताते हुए कहा, यह संभव है, लेकिन फिर भी उनके पास दो अलग अलग शक्तियां होंगी। भाई सात ने अपनी बाईं ओर रखी लालटेन की ओर देखा और कहा, यह आग है। ये यान का प्रतीक है। भाई सात ने फिर दाहिनी लालटेन की ओर देखा और कहा, यह काली आग है। ये यिन का प्रतीक है। हान सेन ने देखा कि आग वास्तव में अलग दिख रही थी। क्या इनका मतलब अलग अलग है? हान सेन ने पूछा। भाई सात ने समझाया, जीवित अग्नि आग है। यह आपको जीवन, अस्तित्व और समृद्धि की ओर ले जाती है। काली अग्नि यिन है, जो आपको नरक की ओर ले जाती है। भाई सात ने आगे काले गलियारे की ओर देखा और कहा, यह रास्ता यिन और यांग के बीच की रेखा पर बना है। मुझे यकीन नहीं है कि हमें क्या खतरा होगा, अगर होगा भी तो। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें लालटेन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या? हान सेन ने पूछा। फीनिक्स लालटेन जीवित लोगों के लिए हैं। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें उन्हें लाना ही होगा। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सही नहीं लगता। भाई सात ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, यह जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता है। तो फिर हमें कौन सी लालटेन चुननी चाहिए? हान सेन ने पूछा। पता नहीं, हम जो भी चुने उसमें बहुत जोखिम है। यह इस फीनिक्स सम्राट की परीक्षा है और वह जो भी है, बहुत चतुर है। भाई सात के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अच्छा, अगर हमें कोई जवाब नहीं मिलने वाला तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है ना? चलो कोशिश करते हैं। हान सेन ने बिना किसी सलाह के एक लालटेन उठाए और बोला, मैं पहले जाकर देखता हूँ। हान सेन को भाई सात की बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर फीनिक्स सम्राट आगे था और उसे उससे लड़ना था, तो हान सेन को पूरा भरोसा था कि वह उसे हराने के लिए सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल कर सकता है। रुको, भाई सात ने हान सेन को रोकते हुए कहा। अपने मन में एक शब्द सोचो। यह कोई भी शब्द हो सकता है। और अब मुझे बताओ कि वह क्या है। मैं तुम्हारे शब्दों से अनुमान लगा सकता हूं कि तुमने लालटेन का जो चुनाव किया है वह अच्छा है या बुरा। हान सेन मुस्कुराया और बोला, भविष्यवाणी करना व्यर्थ है। हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, निर्णय तो निर्णय ही है। चीज़ों की भविष्यवाणी करना समय की बर्बादी है। मैं जा रहा हूँ, चाहे लालटेन अच्छी हो या बुरी। उसके बाद हान सेन ने अपनी लालटेन उठाए और अंधेरे स्थान की ओर आगे बढ़ गया।